लास्ट वीक हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स के नंबर निकल के आए, यानी कि अगस्त के सेल के नंबर निकल के आए। और अगर इन सेल्स के नंबर को हम लास्ट ईयर के अगस्त से और इस ईयर के अगस्त के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे हमें डिप दिखाई पड़ रही है। कितने परसेंट की डिप? 22% की डिप दिखाई पड़ रही है। क्या हम क्वार्टरली नंबर को डिस्कस करें? बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस अगस्त में कितनी सेल हुई और पिछले अगस्त में कितनी सेल हुई, तो वहाँ से हमें डिप दिखाई पड़ी 22% की। ये एक न्यूज़ आ चुकी थी, इसको हमने पहले भी कवर करने की कोशिश की थी। ये न्यूज़ के बाद कई सारे लोगों ने क्या किया, इस न्यूज़ के बाद सीधा शॉर्ट करना शुरू कर दिया, यानी यहाँ से इसको बेचना शुरू कर दिया कि यहाँ से सेल अच्छी नहीं आई है तो यहाँ से स्टॉक और भी गिर सकता है। बट क्या ऐसा होता है क्या? ये तो मार्केट पहले से जानता था, इसीलिए कब से स्टॉक भागा नहीं है। सिर्फ इसी स्टॉक की बात नहीं करते हैं, ऑटो कंपनीज की बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यानी वेंसडे को ज़रा आप देख लीजिए, वेंसडे को तो डिप दिखाई पड़ी। उसके बाद चार्ट पे क्या हुआ ज़रा ध्यान रखिएगा, जब हम चार्ट को डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ समझाने की भी कोशिश करेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं इस वक्त जितने भी पैरामीटर होते हैं, जितने 5 पैरामीटर की अगर हम बात करें, ये स्टॉक हर एक पैरामीटर पे बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। अगर हम सबसे पहले बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू, बड़ा ही रेयर होता है कोई अच्छा स्टॉक, कोई ब्लू चिप स्टॉक, और मार्केट ऐसे टाइम में अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रहा है, तो ऐसे में हमारे लिए एक सुपर अपॉर्चुनिटी हो जाती है बाइंग के लिए। यहाँ पे फिट है। अगर हम बात करें इसके डिविडेंड वर्सेस रिटर्न के, उसमें भी फिट है, वहाँ पर भी अच्छा रिटर्न देता है। अगर बात करें डिविडेंड रिटर्न, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है और उसका एंट्री पॉइंट परफेक्ट है। उसके बाद किसी भी टाइप का कोई रेड फ्लैग बिल्कुल नहीं है। रेड फ्लैग क्या होता है? कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कंपनी के प्रमोटर के ऊपर कोई केस चल रहा है, या फिर सेबी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब कुछ भी तरह की सारी चीज़ें रेड फ्लैग के अंदर आती हैं, तो कहीं भी हमें इस कंपनी का नाम उस रेड फ्लैग में या फिर नो एंट्री जोन में नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुल मिला के यहाँ सारे पैरामीटर पे कंपनी बिल्कुल सही फिट बैठ रही एज ऑफ नाउ। और 18 से लेकर 21 के बीच में कंपनी ने कैसा काम किया वो भी आप देख लीजिए। अगर हम 18 की बात करें, जो बड़े बड़े बार आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये हैं इसके रेवेन्यू के बार, और जो छोटे छोटे आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये हैं इसके प्रॉफिट के बार। तो रेवेन्यू किस तरह से 18 से लेकर 21 के बीच में ग्रो हुआ है या फिर डिप आई हुई है आपके सामने है। बीच में 2020 में आपको इसका एक डिप दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद कुछ आपको रिकवर होते हुए भी दिखाई पड़ रहा है 21 में। ये तो हमें मोटा मोटा यहाँ से समझ में आ रहा है। साथ ही में ये यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, कंपनी कभी भी लॉस पोस्ट नहीं किया है, कंपनी ने कभी भी लाल निशान पोस्ट नहीं किया है। डिप ज़रूर आ सकती है। इससे पहले अगर हम बात करें 18 में जो है 3.72 उसका प्रॉफिट था, अभी कितना है 2.92। डेफिनेटली ये हमें इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोविड का, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ऑटो कंपनीज का एंड स्लो डाउन, और उसके बाद अभी भी उस तरह से ऑटो सेक्टर में रिवाइवल, रिबाउंड या फिर उस तरह से चीज़ें नहीं आई है। फिर चाहे हमने सेल्स की बात करें या फिर सेक्टर की बात करें, ऐसे कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, यहाँ पर अभी भी वैल्यू दिखाई पड़ रही है अगर आप वैल्यूज इन्वेस्टर हो तो। चलिए इसके बाद देखते हैं रिकवरी कैसा आई है। सितंबर से लेकर अभी तक का डेटा आपके सामने है और हम फोकस करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। 1303 था, यानी 1308 CR इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सितंबर में, और उसके बाद किस तरह से इम्पैक्ट रहा है आप यहाँ देख पाएंगे 384 ये रहा। ये है डेटा। अगर इस तरह से डेटा आएगा, इस तरह से नंबर बाहर निकल के आएंगे, इस तरह से जो इम्पैक्ट है वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, ऐसे में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते कि यहाँ से शेयर यहाँ से 20-25% भाग जाए? बिल्कुल नहीं। क्या ये चीज़ आज हो रही है? मार्केट इसको पहले ही जानता था, इसीलिए उस तरह से इनके शेयरों में, ऑटो की बात करें, किसी भी अगर बात करें, वैसी तेज़ी आई ही नहीं है। ये तो आपको दिखाई पड़ा। इससे पहले तो कुछ रिकवरी थी, 1227 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था लास्ट क्वार्टर की हम बात करें मार्च में, लेकिन उसके बाद सुपर डिप हमें दिखाई पड़ रहा है। क्या ये डिप लाइफ टाइम रहने वाली है? क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है? क्या कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है? क्या कंपनी अपने सेगमेंट के सबसे लास्ट प्लेयर में नाम आता है इसका? कहीं भी आप ना नहीं बोलोगे, यानी हर जगह कंपनी अच्छी जगह पे नाम आता है। क्या कंपनी का नाम इतना ख़राब है? बिल्कुल भी नहीं है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत एक ही चीज़ है, कोविड का जो इम्पैक्ट रहा है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, और ऐसे में अगर कहीं से थर्ड वेव निकल के फिर से आ गई, ये चीज़ आपको कुछ वैसे ही दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए इस सेक्टर में अभी तक वैल्यू बची हुई है। अदरवाइज हम मैक्सिमम अगर हम सेक्टर की बात करें ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, उसके बाद भी, या फिर शेयर की बात करें, यहाँ पर एक चीज़ हमारे लिए समझ में आ गई। दूसरी अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, इसका जो सितंबर में था 958 CR था, अभी कितना है 256, यानी सुपर डिप हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अदरवाइज इसकी रिकवरी होनी शुरू हो गई थी सितंबर के बाद। नेक्स्ट क्वार्टर में 1019 का कंपनी ने नेट प्रॉफिट शो किया था, उसके बाद धीरे धीरे डिप शुरू हुई एंड आप यहाँ पे देख सकते हो
कोविड की सेकंड लहर हमारे सामने यहाँ पर है। उसके बाद फोकस करते हैं ईपीएस की। ईपीएस 47 सुपर था और अभी कितना हो चुका है 12 के आसपास। इसके जस्ट प्रीवियस क्वार्टर में कितना था 44। क्या कमी थी? कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ ऐसा ही है। अब एक सवाल आप और हमसे है, क्या इसके प्रोडक्ट हम आज के बाद कभी यूज़ नहीं करने वाले हैं इस कंपनी के? क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट आज के बाद कोई ख़रीदने वाला नहीं है? क्या ये कंपनी इसी वैल्यूएशन पे इसी प्राइस पे इसका शेयर हमेशा रहने वाला है? एक सवाल है। उन सवालों का जवाब आप ही को देना पड़ेगा और आप अपने ही पास रखिए। लेकिन हम यहाँ फोकस करते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट जो इसका जितने भी इसके रेशियोस हैं, कैसी रही इसकी सेल्स ग्रोथ। 5 साल की बात करें पुअर थी, 3 साल में पुअर, और 1 साल की बात करें कुछ हमें यहाँ पे रिकवरी दिखाई पड़ रही है ज़रा सा। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, ये हमें नेगेटिव दिखाई पड़ रही है, पहले भी अभी भी नेगेटिव दिखाई पड़ रही है। अभी तो -18 हो चुका है। रिकवरी किस तरह से होती है वो तो देखने वाली बात है। रिकवरी कब होगी ये हम और आप भी जानते हैं। अगर कोविड का थर्ड वेव आ गया, ये हमें -18 सस्टेन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, हो सकता है और माइनस में चला जाए। लेकिन अगर ये चीज़ें पॉजिटिव में आती हैं, कहीं से कब कोई हमें रिकवरी या फिर पॉजिटिविटी दिखाई देती है आसपास, तो इसके शेयर प्राइस में भी इसके नंबर्स में भी हमें दिखाई पड़ सकती है। फोकस करना उसके बाद आरओई के ऊपर। आरओई जरा आप देखिए इसका कितना बेहतरीन है। ऐसी वैसी कंपनी से अभी भी काफ़ी अच्छा है। ये तब है जब ये लंबे टाइम से गिरते आ रहा है, उसके बाद भी ये कहीं बेहतरीन है। फोकस करें आरओसी के ऊपर। अगेन सेम कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। गिर के आ चुका है 26 के आसपास, और ये कितना था 49 प्लस था। तो आप समझ सकते हो कि ऑटो सेक्टर में किसी एक दिन की गिरावट नहीं है। ऑटो सेक्टर बड़े ही लंबे टाइम से स्लो डाउन को फेस कर रहा है, और उसके बाद कोविड की मार, जहाँ पे लोगों के लिए एक एसेंशियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान हो चुका था, ऐसे में लोगों ने लग्जरी चीज़ों के ऊपर या फिर जो अपना शौक़ है उसको पूरा करने के थोड़ा सा उस तरफ ध्यान कम लगाया। कोविड के टाइम की अगर बात कर ले, वो सारी चीज़ें हमें नंबर के फॉर्म में भी दिखाई पड़ रही हैं। चलिए, कंपनी के ऊपर डेट कितना है? 0। क्या ये सिर्फ डेट 0 और ये करके हम सीधा अगली स्लाइड पे जंप कर जाएं, या यहाँ पे हमें कुछ समझना चाहिए अपने अपने माइंड के हिसाब से? 0 डेट है। कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रही है कोविड की वजह से। सिचुएशन है, लंबी सिचुएशन है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट होता, ज़्यादा प्लेजिंग होती, तो ये कंपनी सस्टेन कैसे करती? या ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी होती? किसी भी कंपनी की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट कंपनी के पास डेट नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि जितनी कमाई हो रही है, अगर पहले 10 कमाई होती तो आज के दिन 1 रुपये भी कमाई हो रही है, तो एटलीस्ट उसमें से डेट तो नहीं देना पड़ रहा है, कंपनी को इंटरेस्ट तो पे नहीं करना पड़ रहा है, कंपनी एटलीस्ट सस्टेन तो कर पाएगी बेटर सिचुएशन में। इसलिए हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डेट के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं डेट कंपनी को धीरे धीरे दिमाग की तरफ खा जाता है। और उसके बाद हमने कई एग्जांपल इस मार्केट में देखे हैं। अगर हम बात करें डेट तो 0 है, कैश कितना है? कैश अवेलेबल है कंपनी के पास 257 CR प्लस। ये तब काम आएगा जब कंपनी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? सिचुएशन ख़राब हो सकती है करंट की, लेकिन कंपनी ख़राब बिल्कुल नहीं है। कंपनी अभी भी रेडी है फाइट करने के लिए। इसके बाद बात करें एफआईएस के 34 प्लस। अगर सिचुएशन इतनी ख़राब होती, अगर या फिर हम ये बात करें अगर कंपनी इतनी ही ख़राब होती, कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना ही ख़राब होता, हम और आप किसी कंपनी में कितना ही इन्वेस्ट कर लेंगे? जरा आप बताइए, कितना ही इन्वेस्ट कर लेंगे? क्या एफआईएस की बात करें ऑलमोस्ट 35% इन्वेस्ट करता अगर कंपनी इतनी बुरी होती, या उनको आगे के स्कोप दिखाई नहीं पड़ रहा होता? आप बताइए, इसका सवाल आप ही को देना है। क्या डीआईएस 20% इतना इन्वेस्ट करते? बिल्कुल नहीं। कि हम और आप कितना कर लेंगे, लेकिन हमसे कई ज़्यादा यही लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद बात करें प्रमोटर के 34%। कुल मिला के कहने की ये बात है कि सभी के पास स्मार्ट मनी का अच्छी होल्डिंग इस कंपनी में है, अच्छी इन्वेस्टिंग कर रखी है। पब्लिक की बात करें 10% से ऊपर। यस, ये सेक्टर अभी स्लो डाउन फेस कर रहा है, लेकिन लाइफ टाइम ये हमेशा नहीं रहने वाला है, ये हम जानते हैं। स्मार्ट मनी के बाद म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड पूरे देश का पैसे को मैनेज करता है। क्या वो इस कंपनी में जाते अगर इसका इतना बिजनेस ही इतना ख़राब होता, अगर उन्हें इसमें कभी ग्रोथ दिखाई ही नहीं पड़ती, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कंपनी का शेयर प्राइस इससे ऊपर आएगा ही नहीं? आप ज़रा खुद सोचिए। पहला फंड का नाम है पराग पारेख, उसके बाद है दूसरा यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड है डीएसपी क्वांट एंड डायरेक्ट ग्रोथ, और फोर्थ है इन्वेस्को इंडिया। ये 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे आपको कुछ और फंड के नाम भी दिखाई पड़ सकते हैं। और इन सब के बाद डेट 0 है, अच्छी होल्डिंग है स्मार्ट मनी के। उसके बाद आप देख सकते हो प्लेजिंग बिल्कुल 0 है, किसी भी क्वार्टर में बिल्कुल 0 है, कभी भी प्रमोटर ने प्लेज नहीं रखा। हमारे लिए सारी पैरामीटर यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं।
इन सबके बाद बात करते हैं 55% एज ऑफ ना बाई की रेटिंग दे रहे हैं, होल्ड की जो रेटिंग दे रहे हैं 33%, सेल की जो रेटिंग दे रहे हैं 12%। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन से एनालिस्ट लोग हैं जो इस वक्त इस शेयर के ऊपर बाई की सेल की रेटिंग दे रहे हैं, क्योंकि जब आप खुद अब अपने एनालाइज करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर इस प्राइस पे अगर सेल करेंगे तो एक्चुअल सेलिंग कब करेंगे, जब पूरी दुनिया, जब बड़े लोग निकल रहे होंगे तब हम क्या करेंगे, क्या खरीद रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मुझे अभी भी फिर भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं एजुकेशन के पर्पज़ के हिसाब से ही कर रहे हैं, आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी ही पड़ेगी। इस क्वार्टर में किसने बेचा किसने खरीदा, अगर उसकी बात करें, प्रमोटर के पास था सितंबर में 34+, अभी भी 34+, तो उन्होंने हाथ लगाया नहीं है। एफआईएस की बात करें 33 से ये हो चुका ऑलमोस्ट 35 के आसपास। चलिए उन्होंने 2% यहाँ पे बढ़ा दिया है पिछले 4 क्वार्टर में। उसके बाद अगर हम बात करें डीआईएस के 22+ से 20 हो चुका है, तो उन्होंने 2% कुछ 2-2.5% के आसपास बेचा तो सीधा खरीद लिया एफआईएस ने। इसके बाद पब्लिक की बात करें 9 से 10 हो चुका है, तो पब्लिक ने भी अपने इंटरेस्ट इसमें कुछ डेवलप किया है, कुछ इसमें होल्डिंग को बढ़ाया है। इन सब के बाद रिटर्न कैसे दिया अपने इन्वेस्टर को इस शेयर ने, आप यहाँ देख सकते हो। बड़े बड़े हिकअप भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं एंड उसके बाद भी जो रिटर्न है आपके सामने है। समहाउ इसका जो लार्जर जो ट्रेंड है वो हमेशा अप ट्रेंड में ही बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। अगर इसके मैक्सिमम लो की बात करें 115 के आसपास और मैक्सिमम हाई 4000+, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और अभी शेयर कहाँ है, यानी ये है इसका 4000 के आसपास। अभी भी शेयर को यहाँ जाने में काफ़ी टाइम लग सकता है, यानी काफ़ी रिटर्न आ सकता है, इसलिए ये एक वैल्यू यहाँ पे दिखाई पड़ रही है हमें। तो लॉन्ग रन में आपने रिटर्न देख लिए, लॉन्ग रन में आपने इसके नंबर्स देख लिए किस तरह से रिकवर हो रहे हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट रन में कैसे ये शेयर ने अपने रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर को, 3 साल से लेकर हर जगह इसने लाल निशान दिए हैं। जैसे कि हमारी बात हो रही है, ऑटो सेक्टर कंप्लीटली एक स्लो डाउन झेल रहा है, अभी भी इसने नेगेटिव में ही रिटर्न दी। 3 साल की बात करें, 3 महीने की बात करें, 1 साल की बात करें, 6 महीने, हर जगह आपको लाल निशान दिखाई पड़ रहा है। कहीं अगर आपको हरा निशान दिखाई पड़ रहा है 1 वीक और 2 साल में, उससे ज़्यादा कहीं भी नहीं। पर क्या इसका मतलब ये नहीं है क्या इस शेयर ने हमें बीच बीच में स्विंग ट्रेड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बड़े अच्छे मौके दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं। कई बार तो हमने खुद लिए और आपके साथ भी शेयर हुए थे। जब हम डेली बेसिस पे इवनिंग में एक शेयर डिस्कस करते हैं तो पहले ये डिस्कस किए थे, अभी चार्ट पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऐसे रिटर्न देने के बाद इसके वैल्यूएशन क्या बोल रहा है, इंडस्ट्री के पी है 23, ये हमें कहाँ मिल रहा है 17 के आसपास। अगर बोला जाए बिल्कुल ओवर वैल्यूड नहीं है, एक अच्छे प्राइस में हमें एज ऑफ नाउ मिल रहा है। इसका ईपीएस के ऊपर फोकस कीजिए 163, इट्स अ ग्रेट। उसके बाद बात करें इसका डिविडेंड यील्ड, प्राइस ऊपर बढ़े ना बढ़े लेकिन आपकी रेगुलर इनकम कहाँ से आती रही, इसकी डिविडेंड यील्ड से 3.75, जिसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो। अगर हम आज की बात करें, आजकल तो कुछ बैंक यहाँ तक भी पहुँच गए हैं 3.5%, 4% भी नहीं दे रहे हैं इतना इंटरेस्ट। तो आप समझ सकते हो इतना फिक्स डिविडेंड कंपनी आपको देती है। आखिरी ट्रेडिंग डे की अगर हम बात करें तो 34% की डिलीवरी हुई है, तो इसे आप अच्छा कह सकते हो। इसके बाद समझते हैं इसको चार्ट के ऊपर, चार्ट क्या बता रहा है। मंथली का चार्ट आपके सामने ऊपर ओपन है, मंथली समझेंगे तभी चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे, सही लेवल एंड टारगेट फाइंड आउट कर पाएंगे। इससे पहले हम इसको डिस्कस करें ना, प्राइवेट चैनल का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें। आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा कि ज्वाइन बटन में क्या क्या है। आने वाले टाइम में कई सारे उसमें भी अपडेट आएंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। यहाँ हम समझने वन मंथ में समझने की कोशिश करते हैं। 1 मंथ की कहानी इसकी शुरू हो जाती है बड़े लंबे टाइम से, ये हो जाता है 17 के मिड से। आप यहाँ देख सकते हो इसने जो हाई लगाया था और उसके बाद 2017 से यहाँ पे 4000 के आसपास सीधा कहाँ आ गया था, कोविड के टाइम पे 1500। आप कैन यू बीट इट, मतलब कैन यू इमेजिन इट, 4000 का शेयर आपको 1500 पे मिलने लग गया था। उस टाइम अच्छे इन्वेस्टर ने, बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इसमें एंट्री की हुई है। और उसके बाद ये शेयर आया भी था अपने हाई के आसपास तक आए थे टेस्ट करने, 3500 ने टच किया और वहाँ से फिर से धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। मंथली की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट जो इसके सपोर्ट है उसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन लाइन की अगर हम बात करें, ये ग्रीन लाइन इसकी है 50 मंथ ईएमए, उसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करी। ईएमए तो दूसरी बात है, हम सबसे प्राइस एक्शन को पकड़ते हैं, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। इस लेवल के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो इसके सपोर्ट है। यहाँ तो ऑल दो पहुँचा नहीं था, उससे पहले ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ना यहाँ से ये शेयर अगर आज नहीं तो कल इस प्राइस के आसपास आना ही है और ये गैप फिल होना ही है। और जिस हिसाब से शेयर है, जिस हिसाब से इसका काम है, डेफिनेटली टाइम लग सकता है। ये 4000 भी आएगा और उसके ऊपर भी जाएगा, डिपेंड करता है क्या हम में इतना पेशेंस है, क्या हम इसको झेल पाएंगे, क्या इसको इतना रख पाएंगे, ये हमारा पर्सनल सवाल हो जाता है।
मंथली के बाद वीकली में हमें क्या समझ में आ रहा है, वो तो हमने देख लिया कि इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया है। इंपॉर्टेंट जो इसके सपोर्ट है वहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अगर यहाँ देखें एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक करने के बाद जो लास्ट वीक की जो कैंडल बनी है, वीकली का चार्ट आपके सामने ओपन है, एक बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है यहाँ से। इसलिए इस लेवल के आसपास से इसमें ट्रेंड रिवर्सल होते हुए भी हमें दिखाई पड़ सकता है। इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे वन डे में ज़रा देखिए, वन साइडेड करेक्शन था, आप यहाँ देख सकते हो धीरे धीरे करके इसमें बिल्कुल 4000 से 3500 से धीरे धीरे करके नीचे आया। कुछ टाइम इसने बिताया था यहाँ पे, लेकिन उतना सस्टेन नहीं हो पाया। उसके बाद वापस से फिर से नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ से वापस ये ट्राई कर रहा है, वापस से अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है। बहुत लंबे टाइम तक ये शेयर नीचे नहीं रहेगा और बड़े ही लंबे टाइम से नीचे ऑलरेडी है। ये है अप्रैल, और इसने जो हाई लगाया था, अगर हम बात करें फेब में, जब फेब ने पहली बार निफ्टी ने हाई लगाया था तब इसने भी लगाया था, और उसके बाद से आप देख सकते हो अभी तक निफ्टी तो नया लाइफ टाइम हाई पर ट्रेवल कर रहा है, ये शेयर नहीं पहुंचा है। इसलिए डेफिनेटली ये शेयर आपको कवर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये सारा गैप करंट प्राइस वैल्यू बायर के लिए बड़ा ही अच्छा है, जिस लेवल के आसपास है यहाँ पे कोई भी अगर डिप मिल जाती है अच्छी बात है, अदरवाइज करंट प्राइस पे भी हम बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे ये शेयर अगर हम बात करें 3000 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाएगा, आपको बड़े ही जल्दी ऊपर के लेवल दिखाई पड़ेंगे। जितना टाइम इस लेवल को आने में लगेगा उतना टाइम इस यहाँ से यहाँ जाने में बिल्कुल नहीं लगेगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो कुल मिला के स्ट्रगल कहाँ से इसका अभी तक 2800 के आसपास, 3000 की हम बात करें, ये 200 पॉइंट में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम 300 से लेकर 335 तक जाने में बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। या तो आप 3000 के ऊपर भी ले सकते हैं या फिर करंट प्राइस पर भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर आप इसमें कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी कुछ क्वेरी रह जाती है आप हमें बता सकते हैं। बाकी ज्वाइन बटन तो आपको मिल ही जाएगा चैनल पे, और सारी डिटेल मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो ठीक लगता है तो सब्सक्राइब कर भी नहीं जाइएगा। थैंक यू सो मच।